गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले और आज के लेक्चर का टॉपिक है गोखले के आर्थिक विचार। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता, व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति और प्रशासन में क्रमिक सुधारों का पक्ष लिया तथा एकाएक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक बताया। भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को वे उचित और हितकारी मानते थे। भारत के लिए ब्रिटिश शासन के कल्याणकारी स्वरूप में वे विश्वास करते थे। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों का बौद्धिक विकास होगा, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी विश्वास के आधार पर गोखले ने कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने ही देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। मैं चाहता हूं कि भारत विश्व के महान राष्ट्रों में राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कला के क्षेत्रों में अपना उचित स्थान प्राप्त करे। मेरी आकांक्षा यही है कि ये सभी आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त हो। गोखले के इस कथन का आशय यह नहीं है कि वे अंग्रेजियत के भक्त थे। वास्तविकता यह है कि उनकी देशभक्ति प्रगाढ़ थी। उनकी अंग्रेजी शासन में आस्था का एक कारण यह भी था कि वे देश में पनपते हुए उग्रपंथी विचारों के फलस्वरूप जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी, उसका विरोध करने के लिए था। उनके विश्वास का कारण मूलतः राष्ट्रीय हित था, जिसके लिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को भारत के विकास का सहयोगी आवश्यक माना था। गोखले भारतीय राजनीति के सक्रिय नेता होने के साथ साथ प्रबुद्ध अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए, उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहन ज्ञान को स्पष्ट करता है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के शब्दों में, गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए हुए था कि उन्हें भारत का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। गोखले के सरल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। गोखले के प्रमुख आर्थिक विचार इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के अत्यधिक सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। विभिन्न प्रमाणों एवं तर्कों के द्वारा गोखले ने यह सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है, साथ ही प्रशासनिक व्यय भी इतना अधिक है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के कल्याण पर खर्च करने के लिए आवश्यक धनराशि का स्थायी अभाव बना रहता है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल राजस्व का एक बड़ा भाग नागरिक प्रशासन की क्षमता में वृद्धि के नाम पर खर्च कर दिया जाता है। गोखले का मत था कि नागरिक प्रशासन पर अत्यधिक धनराशि के खर्च करने का प्रमुख कारण था कि प्रशासन के सभी उच्च पदों पर यूरोपियन लोगों की
ही नियुक्ति की जाती थी और वे उच्च वेतनमानों, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की शर्तों के आधार पर ही प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश चाहते थे। इस संबंध में गोखले का सुझाव था कि यदि प्रशासन के इन उच्च पदों पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति की जाए तो इस व्यय राशि को कम किया जा सकता है। इससे शिक्षित और प्रतिभावान भारतीय युवाओं में ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष कम होगा। वेतन आदि के रूप में प्राप्त धन भारत में बना रहेगा। इस प्रकार क्रमशः प्रशासन का भारतीयकरण भी होगा, जिसके फलस्वरूप प्रशासन एवं जनता में जो दूरी बनी हुई है उसका भी अंत हो जाएगा। कुल मिलाकर इस नीति से ब्रिटिश राज को भी स्थायित्व प्राप्त होगा और भारत के प्रशासन में भारतीयों को बिना भेदभाव के स्थान मिलेगा। प्रशासन का संचालन भारतीयों के हित में किया जाएगा। भारत के प्रशासनिक व्यय को सीमित करने के संबंध में गोखले का यह भी सुझाव था कि इंग्लैंड स्थित गृह शासन, भारत मंत्री तथा उसकी परिषद का खर्चा भारत द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भारत मंत्री ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और इस मंत्री की सहायता के लिए भारत परिषद बनाई गई है, अतः इस पर होने वाले व्यय की व्यवस्था ब्रिटेन के बजट से की जानी चाहिए। इसके साथ ही गोखले का मत था कि भारत की सैनिक आवश्यकताओं की तुलना में भारतीय सेना पर खर्च की जाने वाली राशि बहुत बड़ी थी, अतः उन्होंने इसे पर्याप्त मात्रा में सीमित किए जाने पर बहुत जोर दिया। गोखले ने वेल्बी आयोग 1897 के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि जहां भारत में सेना पर भारतीय राजस्व का 35% व्यय किया जा रहा था, वहां अन्य देशों में यह राशि बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थी, उसे किसी बाह्य शक्ति से कोई खतरा नहीं था। देश में आंतरिक रूप में भी किसी बगावत का भय नहीं था, अतः इन स्थितियों में सेना पर इतना धन व्यय किया जाना किसी भी दृष्टि से भारत के हित में नहीं था। सेना पर इस राशि को खर्च किए जाने के 3 प्रमुख कारण जो उन्होंने बताए, पहला था भारतीय सेना के उच्च पदों पर मात्र यूरोपियनों की नियुक्ति की जाती है जो उच्च वेतनमान, भत्तों और अन्य सुविधाओं के आधार पर कार्य करते हैं। दूसरा, भारतीय सेना के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। और तीसरा, ब्रिटेन अपने साम्राज्यीय एवं सैनिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए भारत की सीमाओं से दूर भारतीय सेना का प्रयोग करता है, परंतु इस कार्य पर होने वाले खर्चे को भारत सरकार के खाते में डाल दिया जाता है। इस संबंध में गोखले ने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार हैं। पहला, सेना के उच्च पदों पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में सीमित वेतन, भत्तों और सुविधाओं के साथ पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, भारत की स्थायी सेना की संख्या को घटाया जाना चाहिए और इसके अनुपूरक के रूप में आरक्षित सेना की स्थापना की जानी चाहिए। और तीसरा, जब भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर इंग्लैंड की इच्छा अनुसार भारत की सेना का प्रयोग किया जाए तो उस पर आने वाले व्यय का एक निश्चित भाग इंग्लैंड के राजस्व से ही लिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। गोखले ने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी खर्च का प्रबल विरोध किया। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री, खाद्यान्न
पहुंचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं वरन भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रेलों की सहायता से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेज दिया जाता है और विदेशों से जो फैंसी माल आयात किया जाता है उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांव और कस्बों तक पहुंचाकर वहां उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रहा है, दस्तकारों और छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेल रहा है। इस प्रकार यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है। रेलें भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतों और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले ने संपूर्ण ग्रामीण समाज और विशेषकर किसानों की ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता व्यक्त की। किसानों एवं अन्य सभी ग्रामीण जो खेती के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, महाजनों से उनको ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था और उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण होता था। जब एक बार वे अपनी भूमि, पशुधन और अन्य औजारों को महाजन के पास गिरवी रख देते थे तो उनकी वापसी लगभग असंभव ही हो जाती थी। इस दुर्दशा से किसानों की रक्षा के नाम पर सरकार ने लैंड एलिनेशन बिल पारित किया, जिसके अनुसार ऋण प्राप्ति के लिए भूमि को गिरवी रखने को गैरकानूनी घोषित किया गया। परंतु इसका दुष्परिणाम यह निकला कि महाजनों से किसानों को ऋण मिलना ही बंद हो गया। अतः गोखले ने इसकी कटु आलोचना की। गोखले का मत था कि ग्रामीण समाज की ऋण की समस्या का हल ढूंढने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और सरकार को इन समितियों के माध्यम से ऋणग्रस्त ग्रामीणों की मदद करनी चाहिए। सरकार को ग्रामीण समाज के प्रसंग में आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को छोड़ देना चाहिए और इसके स्थान पर सरकारी अनुदान एवं सक्रिय सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। उसे ऐसे सभी उपाय करने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, रक्षा करे और उनके विकास के लिए आवश्यक हो। सरकार को सिंचाई की व्यवस्था, कृषि कार्य की नई तकनीकें, बीज एवं खाद की उपलब्धि तथा कृषि उत्पादों की बिक्री आदि के क्षेत्रों में किसानों की सहायता हेतु प्रभावशाली पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से करों में वृद्धि करने के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणामतः जनता की तकलीफें दोनों बढ़ रही हैं। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतया माफी, आयकर में उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने, नमक कर में कमी करना और अंत में उसे पूर्णतया समाप्त करना आदि। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को सीमित
रखा जाना चाहिए। करों से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा भाग लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार नीति का विरोध एवं भारतीय उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण की मांग। यद्यपि गोखले उदारवादी विचारधारा के अनुयायी थे, जो औद्योगिक क्षेत्र में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता की समर्थक है, परंतु तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में यह नीति भारत के आर्थिक विनाश का एक प्रमुख कारण सिद्ध हो रही थी। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग, विशेष रूप से कुटीर उद्योग को ब्रिटेन के आधुनिक किस्म के उद्योगों के मुकाबले वे नष्ट हो गए। संपूर्ण भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया और भारतीय दस्तकार बेरोजगार हो रहे थे, जीवन यापन के लिए कृषि कार्य की तरफ वापस जा रहे थे। इससे कृषि भूमि पर अनावश्यक बोझ बढ़ा, किसानों की समस्याओं में वृद्धि हो रही थी और कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था। कुल मिलाकर भारत व ब्रिटेन के आपसी व्यापार में ब्रिटेन का पक्ष मजबूत हुआ और भारतीय धन ब्रिटेन की ओर जाने लगा। इस प्रकार ब्रिटिश राज की मुक्त व्यापार की नीति से भारत को तेजी से आर्थिक दुर्दशा की ओर ढकेला जा रहा था और उसकी निर्धनता में वृद्धि हुई, जो चिंताजनक थी। गोखले ने भारत में ब्रिटिश राज की मुक्त व्यापार नीति का विश्लेषण किया और बताया कि भारत में आधुनिक उद्योगों का पूर्ण अभाव था और ब्रिटिश राज ने भारत में इन उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। भारत मात्र कृषि प्रधान देश था और वास्तव में उसकी कृषि व्यवस्था भी पिछड़ी हुई और अनेक समस्याओं से ग्रस्त थी। इसलिए उनका निष्कर्ष था कि ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था एवं भारत की पिछड़ी अर्थव्यवस्था के बीच मुक्त व्यापार की नीति के नाम पर खुली व अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता का अर्थ भारत का आर्थिक पतन और विनाश ही हो सकता था। उन्होंने इसको रोकने के लिए और भारत के आर्थिक विकास की शुरुआत के लिए ब्रिटिश राज का यह दायित्व बताया कि वह भारत में उद्योगों के संरक्षण की नीति को अपनाए। उनका आग्रह था कि भारत की विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों में ब्रिटिश राज को संरक्षण की सतर्क नीति के साथ मुक्त व्यापार की मर्यादित नीति का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की आर्थिक एवं वाणिज्यिक नीति से गोखले का आशय था भारत में नए व आधुनिक उद्योगों की स्थापना एवं विकास में ब्रिटिश राज को सहयोग देना चाहिए। भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन सहित विश्व के समृद्ध व उन्नत उद्योगों के साथ खुली प्रतियोगिता से बचाया जाना चाहिए। भारत के अंदर भारतीय उद्योगों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे वे अपनी तकनीक और प्रबंध कला में उन्नति की प्रेरणा प्राप्त करें। भारतीय उद्योगों का विकास तो होना चाहिए, परंतु उनमें एकाधिकार की प्रवृत्ति का विकास नहीं होने देना चाहिए। जब संरक्षण की इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का पर्याप्त विकास हो जाए तो उन्हें स्वतंत्र व अप्रतिबंधित प्रतियोगिता के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार गोखले भारतीय उद्योगों के लिए ऐसी सरकारी नीति के समर्थक थे जो आर्थिक संरक्षण एवं मुक्त व्यापार के दोषों से मुक्त हो, किंतु इन दोनों के गुणों और लाभों से युक्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास पर बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगी
उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योगों में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने का प्रयत्न किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए तथा भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाए। उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा लाभ उठाया जा सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे एक और तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, दूसरी ओर देश के शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे औद्योगिकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सकेगी। लास्ट पॉइंट है वित्तीय विकेंद्रीकरण एवं अन्य सुधार। गोखले केंद्र व प्रांतों के बीच राजस्व के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के पक्ष में थे। उनके अनुसार राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार था, जबकि लोक कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति का दायित्व प्रांतों की सरकारों पर था। इस कार्य की पूर्ति के लिए प्रांतीय सरकारों पर सदैव ही धन का अभाव रहता था। अतः गोखले चाहते थे कि केंद्र सरकार अपने राजस्व का पर्याप्त भाग प्रांतीय सरकारों को प्रदान करें। प्रांतीय सरकारों को लोक कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए न केवल केंद्र से पर्याप्त अनुदान मिलना चाहिए, अपितु उन्हें नए कर लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। गोखले का विचार था कि प्रांतीय सरकारों की वित्तीय शक्तियों पर लोकप्रिय नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उनका सुझाव था कि प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और सरकारी बजट प्रस्तावों पर उन्हें बहस करने का अधिकार होना चाहिए। यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियों में गोखले ने केंद्रीय बजट पर किसी लोकप्रिय नियंत्रण का समर्थन नहीं किया, परंतु उनका आग्रह था कि केंद्रीय बजट में आय तथा व्यय के पक्षों में अधिक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। ब्रिटेन ने भारत के विदेश व्यापार के संचालन के लिए भारत की मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पौंड के साथ जोड़ दिया और इस उद्देश्य से स्वर्णमान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड की स्थापना की। इस संपूर्ण व्यवस्था की गोखले ने आलोचना की, क्योंकि उनकी दृष्टि में इसका परिणाम भारत की तुलना में ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से अधिक था। तो इस प्रकार गोखले ने सन 1907 के बजट भाषण में इस कोष के संचय का विरोध किया। इन सब के अतिरिक्त गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। आय का अधिकाधिक न्यायोचित तरीके से वितरण किया जाए। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे और उनका स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति ज्यों की त्यों भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए। एक उदारवादी विचारक होने के बावजूद गोखले ने भारत की विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों में अनियंत्रित पूंजीवाद के विचार का समर्थन नहीं किया, अपितु उन्होंने कृषि एवं उद्योगों दोनों ही क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप, सहयोग एवं संरक्षण की नीति का समर्थन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।